ईयर 1944, नई कोट, उत्तर प्रदेश। शाम का समय था। एक 23 साल का आदमी अपने हाथ में शराब की बोतल लिए पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से घर के बाहर खड़ा था। यह घर एक वैश्य का था जो कई साल पहले इस पेशे को छोड़ चुकी थी। नशे की हालत में वो आदमी उस घर को घूरे जा रहा था और उसके होठों पर बस एक ही नाम था, पद्मा। यह नाम उसके शरीर में एक बेचैनी जगा देता था और सारी पुरानी यादें उसके मन में लौट आती थी। जैसे ही वो आदमी उस घर में घुसने के लिए आगे बढ़ा, अंदर से एक औरत बाहर आई जिसकी उम्र अब ढलने लगी थी। उस औरत के चेहरे पर डर था। उसने वहीं उस आदमी का रास्ता रोक लिया और उसके हाथ से शराब की बोतल छीनकर तोड़ दी। वो आदमी बिना अपनी आंखें झपकाए उस औरत को देख रहा था। तभी उस औरत के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जिन्हें सुनकर उस आदमी की दुनिया पलट गई। मैं आपकी माँ की तरह हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। आपने अपने पिछले जन्म में सब कुछ खो दिया था और अब आप फिर से सब कुछ खो देना चाहते हैं। पिछला जन्म? आखिर कौन था ये आदमी और वो औरत? क्या यही पद्मा थी? 7 फरवरी 1921 को उत्तर प्रदेश के बरेली में बिशन चंद कपूर का जन्म हुआ। जहां 10 महीने में बच्चे मुश्किल से थोड़े बहुत शब्द बोलना सीख पाते हैं, बिशन ने पीलीभीत बोलना शुरू कर दिया। आखिर इतना छोटा बच्चा इतना भारी शब्द कैसे बोल पा रहा था? किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था। जब बिशन 4 साल का हुआ तो वो अपने पिता के साथ एक शादी में गया। वहां से लौटते समय उनकी ट्रेन पीलीभीत नाम के एक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन के नाम की अनाउंसमेंट सुनते ही बिशन ट्रेन से उतरने की जिद करने लगा। जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो रोते हुए कहने लगा कि मैं यहाँ रहता था। उसके पिता हक्के बक्के रह गए। क्या ये सच में पिछले जन्म की यादें थी या केवल एक भ्रम? यह सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा और फिर एक दिन अखबार में एक आर्टिकल छपा। यह आर्टिकल केकई नंदन सहाय नामक एक वकील का था। इसमें उन्होंने अपने बेटे के पिछले जन्म की यादों के बारे में बताया और ऐसे ही केसेस को सामने लाने के लिए बढ़ावा दिया, जिसके बाद उन्हें बिशन की कहानी के बारे में पता चला। कुछ दिनों बाद वकील सहाय बिशन के घर उससे मिलने पहुंचे। सहाय ने बिशन से कई सवाल पूछे और उसकी मेमोरीज को डॉक्यूमेंट्स करना शुरू कर दिया। बिशन चंद ने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम लक्ष्मी नारायण था और वो पीलीभीत में रहता था। बिशन ने अपनी पिछली जिंदगी से जुड़े कई जगहों और लोगों को भी पहचाना और फिर इन सारी बातों की पुष्टि करने के लिए बिशन चंद सहाय के साथ पीलीभीत पहुंचा। वो अपने पिछले जन्म की माँ यानी लक्ष्मी नारायण की माँ से मिला। लक्ष्मी की माँ ने बिशन से कई ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब लक्ष्मी नारायण के अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन बिशन ने बिना सोचे उन सभी सवालों के सही सही जवाब दिए, जैसे कि वो न जाने कितने समय से सब कुछ जानता हो। सहाय ने इन सभी बातों को नोट करके एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और अपने रिसर्च को साथ लेकर अपने घर लौट गए और ये इन्वेस्टिगेशन यहीं रुक गई। कई सालों बाद रीइंकार्नेशन एक्सपर्ट इयान स्टीवेंसन ने इस केस को दोबारा खोला और इस बारे में जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले इस बात का पता लगाया कि बिशन के पास क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे कि वो लक्ष्मी नारायण के बारे में जान सकता था, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। इसके बाद सहाय की राइटिंग्स की हेल्प लेकर इयान स्टीवेंसन इस केस में आगे बढ़ने लगे। लक्ष्मी नारायण एक अमीर किसान हर नारायण का इकलौता बेटा था। अपने पिता की मौत के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और उनके पैसों पर ऐश करने लगा। अच्छा खाना, सुंदर कपड़े, खूबसूरत लड़कियां और अलग अलग तरह के नशे। लक्ष्मी नारायण ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उसे अपने गांव में रहने वाली एक वैश्या से बहुत गहरा लगाव था। लक्ष्मी नारायण पद्मा नाम की इस वैश्या से पूरी तरह पागल था, इतना ज्यादा कि एक बार इसी जुनून में उसने एक आदमी की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। हुआ यूं कि एक बार लक्ष्मी नारायण ने एक आदमी को पद्मा के घर से निकलते देखा था। यह देखते ही उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने बिना कुछ सोचे अपने नौकर की बंदूक छीनकर उस आदमी को गोली मार दी। पुलिस कई दिनों तक उसके पीछे रही, लेकिन वो अपने पैसों के दम पर कानून के हाथ से भी बच निकला। इस घटना के बाद लक्ष्मी नारायण पीलीभीत छोड़कर शाहजहांपुर चले गए। यहाँ आने के कुछ दिनों बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। 5 महीनों तक कई बीमारियों से जूझने के बाद 15 दिसंबर 1918 को केवल 32 साल की उम्र में लक्ष्मी नारायण की मौत हो गई।
लक्ष्मी नारायण के जीवन में पद्मा की बहुत ही खास जगह थी। वो पद्मा ही थी जिसके कारण लक्ष्मी ने कभी शादी ही नहीं की और उसे अपनी रखेल बनाकर उसके साथ ही रहता रहा। इन सभी बातों का असर भीषण के जीवन में भी देखा गया। केवल 5 साल की उम्र में भीषण ने अपने पिता से कहा कि वो भी एक रखेल रखें। उसे मिलकर उसके साथ समय बिताकर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लक्ष्मी नारायण की तरह ही भीषण को भी पद्मा से बहुत लगाव था। बचपन में कई बार पद्मा भीषण से मिलने आया करती थी और वो एक पल में उसे पहचान कर उसकी गोद में बैठ जाया करता था और फिर कई घंटों तक उससे बातें करता रहता था। और सिर्फ यही नहीं, भीषण को पद्मा के घर से निकले उस आदमी के मर्डर की भी एक एक डिटेल याद थी। और तो और वो बहुत ही गर्व से इस बात का ऐलान करता था कि किस तरह से पद्मा को पाने के लिए उसने एक आदमी की जान ले ली थी। जब भीषण 23 साल का हुआ तो उसने अपने ऑफिस में पद्मा को मिलने के लिए बुलाया और इस मुलाकात से वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि पद्मा को सामने देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं हुई। उसी शाम भीषण पुरानी यादों को ताजा करने का इरादा लेकर पद्मा के घर पहुंचा, लेकिन पद्मा का जवाब वैसा नहीं था जैसा वो चाहता था। पद्मा ने भीषण को कहा कि वह उसकी माँ की उम्र की है, इसलिए भलाई इसी में है कि वो वहां से चला जाए। भीषण इस सब से बहुत दुखी हुआ और बिना कुछ कहे घर लौट गया। इसके बाद भीषण और पद्मा कभी नहीं मिले। लगभग 2 साल बाद भीषण ने शादी कर ली और पद्मा का चैप्टर फाइनली खत्म हो गया। स्टीवेंसन के अनुसार भीषण चंद के 46 स्टेटमेंट्स दर्ज किए गए। आखिरकार इन 46 स्टेटमेंट में से 22 स्टेटमेंट्स का कनेक्शन लक्ष्मी नारायण से ढूंढ लिया। इन सभी में एक खास बात थी, लक्ष्मी नारायण के घर में छुपा खजाना। सालों पहले लक्ष्मी के पिता हर नारायण ने अपनी मृत्यु से पहले घर के किसी कमरे में कुछ सोने के सिक्के छिपाए थे, जिसके बारे में हर नारायण के अलावा सिर्फ लक्ष्मी को ही पता था। भीषण ने उस कमरे का भी पता लगाया, हालांकि वो खजाने की एग्जैक्ट जगह नहीं बता पाया, लेकिन कहते हैं कि खुदाई के बाद इसी कमरे में से सोने के सिक्के का एक ढेर निकला था। भीषण की कई हरकतों में लक्ष्मी नारायण का इन्फ्लुएंस आता था, जो कि उसकी प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल ही उल्टा होता था। भीषण कई बार अपने पिता को अपनी गरीबी के लिए दोष देता था, पैसे मांगते हुए रोता था, अपने कपड़े फाड़ लेता था। यहाँ तक कि एक बार तो उसने ये भी कह दिया कि यहाँ पर पकाया गया खाना तो मेरा नौकर भी नहीं खाता। सिर्फ यही नहीं, लक्ष्मी नारायण की कई बुरी आदतें भी भीषण में देखने को मिलती थी, जैसे शराब पीना, घर वालों से छुपकर नॉनवेज खाना, चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना। हालांकि उसकी ये पिछले जन्म की यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी, लेकिन इसका असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। लक्ष्मी नारायण से जुड़ी बुरी आदतों और यादों का असर भीषण पर इतना गहरा था कि उसके अंदर हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। इसका ये मानना था कि उसकी इस जन्म की सभी परेशानियां उसके पिछले जन्म के कर्मों की सजा थी, खासकर उस आदमी की हत्या। बड़े होकर भीषण ने उन सभी ट्रेट्स को कंट्रोल किया जो कि लक्ष्मी नारायण के पतन का कारण बने थे, और बिना किसी चमक धमक के बहुत साधारण तरीके से अपनी जिंदगी बिता दी। आज के समय में भीषण चंद कपूर के केस को बहुत ही जगहों पर चर्चाएं होती हैं, लेकिन ये किसी एक इंसान या कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं है। भगवत गीता जैसे कई हिंदू पुराणों में भी रीइंकार्नेशन के बारे में बात की गई है। गरुड़ पुराण के 4थे अध्याय में भगवान विष्णु जी गरुड़ देव को बताते हैं कि जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार एक आत्मा अपना शरीर बदलती है और इस संसार में कई जन्म लेती है। सिर्फ यही नहीं, साइंस में भी रीइंकार्नेशन से रिलेटेड स्टडीज में ये सब कुछ प्रूफ हुआ है। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी कॉन्शियसनेस और हमारा शरीर एकदम अलग एंटिटीज हैं, इसलिए मरने के बाद भी हमारा कॉन्शियस जिंदा रहता है, जो कि एक नए ब्रेन से अटैच होकर हमारी पिछली लाइफ की मेमोरीज को वापस ला सकता है। तो ये थी पुनर्जन्म की एक और सच्ची घटना। मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।